नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज की डिक्टेशन संख्या है 24, 25 और 26। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री यादव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से हुई सहमति को व्यावहारिक रूप देने के लिए अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह मॉस्को जाने वाला है। यह बात उन्होंने रूस की 5 दिवसीय यात्रा से आने के बाद आज यहाँ प्रेस वार्ता में कही थी कि रूस ने भारत को आधुनिक रक्षा सामग्री और उपकरण देने के लिए पेशकश की है। मानना पड़ेगा कि यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है। अब हमें केवल यह तय करना है कि हम रूस से कौन कौन से हथियार खरीदना चाहते हैं। इस संबंध में अधिकारियों का एक दल रूस संयुक्त कार्य दल की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को रवाना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी संभावना है कि आवश्यक हुआ तो वहीं पर यह दल अपनी आवश्यकता के आधार पर हथियारों की खरीदी को अंतिम रूप दे सकता है। इन हथियारों की खरीदी के बारे में संवाददाताओं के बार बार पूछे जाने पर कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, तब उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेनाओं के लिए जिन हथियारों की आवश्यकता होगी उन्हीं हथियारों को खरीदा जाएगा। जरूरतमंद शस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति करने में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। रूस के साथ संभावित रक्षा सौदों के बारे में अलग अलग तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यात्रा सौदे के लिए नहीं की जाती है, बल्कि नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए की जाती है। और यह काम उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया है। इसके तहत हमने आपसी सैन्य तकनीकी सहयोग सन 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सैन्य आपूर्ति, तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग शामिल है। जहां तक मैं समझता हूं कि रूस और भारत विश्व शांति के पक्षधर हैं। एक दृष्टि से मध्य और पूर्व एशिया के बारे में दोनों का दृष्टिकोण एक समान है। रक्षा मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली है। इससे हमारे देश के अंदर नया विश्वास पैदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जिस ओर दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि एक महिला की निर्मम हत्या होती है। अपराधियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की जाती है। उसमें से जो अपराधी मिलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी आरोपी फरार हो जाते हैं। कुछ लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। शिकायतकर्ता, पीड़ित परिवार बाकी फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गुजारिश करता है, लेकिन बचे रह गए अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। पूरा परिवार भय निर्मित वातावरण में रहता है।
ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर फरार अपराधी पीड़ित परिवार के प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसे गंभीर किस्म के मामलों में उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। प्रकरण में विवेचना से स्पष्ट हुआ कि फरियादी अनुसूचित जाति की है। गांव में सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम देखने के लिए गई थी। उसे ठंड लग रही थी, इसीलिए गर्म कपड़ा लेने घर का बताकर मेले से चली गई थी। दूसरे दिन नहर के पास मृत शरीर मिला हुआ पाया गया। प्रकरण के अन्य आरोपियों की घटना दिनांक से निरंतर तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उनके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, किंतु आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं। फरार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरा परिवार दहशत में है और भय का वातावरण व्याप्त है। बल्कि सही यह है कि पुलिस प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का जनता में रोष एवं आक्रोश नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ समुचित और वैधानिक कार्यवाही कर रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग लिया था। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा आम चुनाव के फौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। आज शाम यहां राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में सभी की ओर से इस मुद्दे पर एक दो राय थी। इस बैठक में यह भी विचार किया गया था कि राज्यपालों को बिना किसी दखलंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत और गरिमा होती है। सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं, उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन से एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के इस सम्मेलन में जो कुछ विचार विमर्श हुआ, उससे विशेष परिस्थितियों में संविधान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ आसान तरीके से संचालित करने में बहुत मदद मिलेगी। यह सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के बारे में विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था।
राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा कि इस सम्मेलन में एक संवेदनशील और जटिल विषयों पर बेहतर ढंग से गहन विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि विषय से संबंधित सभी जटिलताओं पर विस्तृत विचार विमर्श का यह विशेष मौका था। इस अवसर पर विभिन्न दल के नेताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन को उपयोगी बताया है। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई थी कि सरकार को विश्वास मत मिल जाने के बाद ही अभिभाषण दिया जाना चाहिए।